नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, राकेश टिकैत ने एक और आंदोलन का आह्वान कर दिया है। इस आंदोलन के जरिए वो जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है, जिस पर सरकार पहले ही बातचीत कर चुकी है, लोकसभा में भी इसके बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बारे में बताया था कि जल्द ही बैंकों का निजीकरण करने के लिए विधेयक लाया जाएगा और उसके लिए बातचीत भी होगी। जिस तरीके से एक के बाद एक मोदी सरकार बिल लेकर आ रही है और जाहिर तौर पर ये देश के भले के लिए और उसके भविष्य के लिए सोचा जा रहा है सरकार द्वारा, इसलिए ये सभी बिल लेकर आए जा रहे हैं। देखिए, कृषि कानून जब मोदी सरकार लेकर आई थी तो वो उसमें भी काफी सारे ऐसे लाभदायक पॉइंट थे जो कि कृषि और किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रहे थे। तो अब एक और नया जरिया इस आंदोलन को आगे तक खींचने के लिए, क्योंकि राकेश टिकैत साफ तौर पर ये आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये हम आपको शुरुआत से ही बताते आए हैं। और 4 दिसंबर को जो इनकी मीटिंग होनी थी संयुक्त किसान मोर्चा की और अन्य जो किसान संगठन है उनकी, इसमें ये लोग डिसाइड करने वाले थे कि आंदोलन को खत्म करना है या नहीं, या फिर कब हम लोग घर वापस लौटेंगे। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो लोग घर जाने के लिए रेडी हैं और पंजाब के काफी सारे किसान नेताओं ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है जब से मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने आकर कहा कि हम बिलों को वापस ले रहे हैं क्योंकि हम असमर्थ रहे कुछ किसानों को समझाने में। तो इसका सम्मान करते हुए पंजाब और हरियाणा के जितने भी किसान नेता थे उन्होंने सरकार की बात मानी और फिर आंदोलन खत्म करने के लिए अपील की किसानों से, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन इसी पर राकेश टिकैत की अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत शुरू से ही इस आंदोलन में अपने आप को चमकाना चाह रहे थे, अपनी राजनीति को चमकाना चाह रहे थे और किसी भी तरीके से वो चाहते थे कि किसी भी पार्टी में उन्हें टिकट मिल जाए या तो राजनीति में आ जाए। अब जो आंदोलन वो शुरू करना चाहते हैं बैंकों के निजीकरण पर, अभी ये जो बैंकों के निजीकरण पर आंदोलन आह्वान कर रहे हैं, आंदोलन को शुरू करने का एक फिर से प्रयास कर रहे हैं, उसमें जान फूंकने की ये बात कर रहे हैं, तो अब इसमें भी ये फेल हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले ही आपको पता होगा जब फरवरी में बैंक निजीकरण पर विधेयक लाने की बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में यह बताया था कि बैंकों के निजीकरण से हमारे देश के जो युवा हैं उनको मौका मिलेगा आगे आकर काम करने का, बढ़ चढ़कर काम करने का। हमारे देश में सिर्फ बाबुओं की ही क्यों चलती है? जो लोग बड़े तबके से आते हैं या फिर बाबू हैं उन्हीं को क्यों हमेशा सरकारी नौकरियां दी जाती है? क्यों हमारे युवकों को मौका नहीं मिलता है? हमारे देश के युवा किसी से कम नहीं है। और जो छोटे छोटे राज्य हैं, हमारे देश के छोटे छोटे गाँव हैं, वहां पर भी सुविधाएं पहुंचेगी बैंक की जो अभी तक नहीं पहुंच पाई है देश के अंतिम लोगों तक। ये जो बैंकों के निजीकरण के बाद जो सुविधाएं हो जाएंगी वो पहुंचाई जाएगी, तो बैंकों के निजीकरण से भी देश को ही फायदा होगा। इससे लाखों करोड़ों के जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है उसे देश की भलाई में ही लगाया जाएगा, उन्नति में ही लगाया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों के निजीकरण पर काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि जब मोबाइल फोन देश में नहीं थे और जब इसके मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी गई, जब प्राइवेट सेक्टर ने मोबाइल फोन बनाने की जिम्मेदारी ली, मैन्युफैक्चरिंग हुई इसकी, तो आज बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन आपको मिल जाता है। डेटा सभी यूज करते हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर डेटा सबसे ज्यादा सस्ता दिया जाता है और वो भी निजीकरण की वजह से ही, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही। क्योंकि जब से देश में प्राइवेट सेक्टर आए हैं और प्राइवेट तौर पर काम हो रहा है तो काम होता हुआ दिख रहा है। वैक्सीन बनाई है जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, दोनों वैक्सीन डोज जो बनाई है वो भी प्राइवेट सेक्टर के ही लोगों ने बनाई है। वो लोग इतने काबिल हैं कि वो अपने देश के लिए और भी तरक्की वाली ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि सामने देखी गई है। अब वैक्सीन बनाने वाले लोगों का उन्होंने एग्जांपल दिया, वो लोग प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, वो क्या सरकारी कर्मचारी थे? नहीं, उन्होंने वैक्सीन बनाई और आज देश का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा रहा है और हमारे देश से वैक्सीन विदेशों में भी भेजी गई है, तो उस चीज की तारीफ हो रही है। तो प्राइवेटाइजेशन का जो फायदा होगा वो यही होगा कि हमारे देश के जो उभरते सितारे हैं, जो उभरते चेहरे हमारे युवा हैं, वो अपना दिमाग यूज करेंगे, नई नई टेक्निक्स के बारे में उन्हें पता होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में उन्हें पता होता है, जो कि शायद पहले जो कर्मचारी रहा करते थे प्राइवेट सेक्टर्स में उनको इतना नॉलेज नहीं हुआ करता है। अगर मैं सरकारी बैंकों की ही बात करूं तो सरकारी बैंकों में कई सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं
जो कि काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में युवाओं की जरूरत है प्राइवेट बैंकों में, जो कि फटाफट से आपका काम आपको करके दे दे। तो इसलिए जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है वो हो रहा है। मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है और 6 दिसंबर को इस पर जो विधेयक ला रही है सरकार, उस पर चर्चा होगी और ये बिल आएगा या नहीं इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन राकेश टिकैत ने इस पर अपना एक मुद्दा बना लिया और अब राकेश टिकैत सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बैंकों का हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे और इस पर हम एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे। तो देखिए, सड़कें घेरने का जो ठेका राकेश टिकैत ने लिया हुआ है दूसरे लोगों से, जो कि बाहर से इन्हें पैसा आ रहा है, उन लोगों ने इनके कान में एक और नया मुद्दा डाल दिया है। तो राकेश टिकैत अब उसी मुद्दे को लेकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो। तो इन्होंने जो निजीकरण हो रहा है बैंकों का, उस पर एक ठेका ले लिया है फिर से, और अब ये 1 साल 2 साल जितना इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस हिसाब से ये उस आंदोलन को चलाएंगे। जैसे कि इन्होंने किसानों को बरगलाकर बैठाया हुआ था और किसान आंदोलन को इन्होंने 1 साल चलाया, जिसमें इन्होंने कई सारे दंगे फसाद मचाए, महिलाओं के साथ अभद्रता की, दलित सिख की हत्या की। लखीमपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पर जो अपने आप को किसान बताते हैं फर्जी किसानों ने लाठी डंडों से पत्रकार की, ड्राइवर की और इतने लोगों की हत्या कर दी। तो ये लोग अपने आप को किसान बताते हैं और नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं सरकार को घेरने के लिए। और साथ में राकेश टिकैत ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को हम सरकार में नहीं आने देंगे। तो आपका जो मकसद है वो क्या है, यही समझ नहीं पा रहे हैं। कभी तो आप किसानों की बात करते हैं और जो किसान खुश हो गए थे बिल से, आपने उनको निराश किया। फिर उसके बाद जो किसान नेता आपके साथ इस आंदोलन में शामिल थे, बिल वापस होने के बाद जब वो घर वापस जाना चाहते हैं, जब वो सरकार के इस फैसले से खुश हो गए, तो आप उनके साथ नहीं हैं। फिर आप नई मीटिंग करके बोलते हैं कि आप बैंक के निजीकरण पर आंदोलन फिर से शुरू करेंगे, आंदोलन में जान फूंकने का काम करेंगे और आप नए नए लोगों को फिर से इकट्ठा करेंगे। तो आप चाहते क्या है? मतलब सरकार अगर देश हित में कुछ काम करती है तो ऐसे ही आंदोलन जीवी लोग उभर कर आते हैं जो कि सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि हर छोटे से छोटे तबके के लोगों का भला हो। ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 90% छोटे किसान हैं हमारे देश में जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, और ये जो 3 बिल है ये उन्हीं को सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे ही बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है वो छोटे से छोटे तबके के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करेगा और गांव के जो युवक हैं उन तक भी जैसे जॉब वगैरह वो कर सकते हैं, बैंकों में काम कर सकते हैं, अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज और अपना दिमाग लगाकर आगे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन राकेश टिकैत ये नहीं चाहते हैं। राकेश टिकैत हमेशा देश के खिलाफ ही रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे लोग, आंदोलनजीवी लोग और जो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ये आंदोलन चलाने के लिए, शायद वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश उन्नति की तरफ जाए और देश तरक्की करे। देश का युवा जो आज बिल्कुल उनको एक तरफ किया जाता है, क्योंकि बाबुओं से ये लोग सोचते हैं कि बाबुओं से सरकारी कंपनियां चलेंगी, सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो इन लोगों ने चूज किए हुए हैं, लेकिन युवाओं को ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे। और फिर ये लोग आवाज उठाते हैं कि देश में नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार है। और जब सरकार एक कदम आगे लेकर आ रही है युवाओं को नौकरी देने के लिए, युवाओं को एक अवसर दे रही है कि अपना काम कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, तो अब ये लोग उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। बैंकों के निजीकरण पर बोल रहे हैं कि हम ये बिल नहीं आने देंगे। और ये कहां से शुरू हुआ? किसान आंदोलन से। तो किसान आंदोलन से लेकर धीरे धीरे करके कभी तो ये मुकदमे वापस लेने की मांग करते हैं, कभी तो इनको मुआवजा चाहिए, कभी तो इनको गुंडागर्दी करने के बाद इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहिए। और अब ये जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है जो शायद देश हित में जा सकता है और इससे देश में कई करोड़ों का फायदा भी हो सकता है, जिससे कि और भी जो सरकारी योजनाएं हैं पैसा उसमें लगाया जाएगा, उसको अब ये रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। तो देखिए, राकेश टिकैत जैसे लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और अपने घर में अपनी तिजोरी में पैसा भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, वही राकेश टिकैत अब फिर से कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो उससे क्या क्या नुकसान और फायदे होंगे और क्या क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि कई लोगों का ये भी डाउट होगा कि अगर बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो जिनके खाते उन बैंकों में होंगे उनका क्या होगा। तो देखिए, निजीकरण में निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति बेचना शामिल है। यह तर्क दिया जाता रहा है हमेशा से ही कि निजी क्षेत्र लाभ के मकसद के कारण व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने की कोशिश करता है,
जो निजी क्षेत्र है उसमें जो लाभ के मकसद है, वो जो व्यवसाय होता है वो लाभ को सोचकर किया जाता है, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उसमें से लाभ कमाया जाए। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन करके जो लाभ ये लोग कमा सकते हैं और एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं, उस पर सरकार काम कर रही है। हालांकि आलोचकों का भी इसमें तर्क है, उनका ये कहना है कि निजी कंपनियां अपनी एकाधिकार शक्ति का फायदा उठा सकती हैं और व्यापक सामाजिक लागतों की अनदेखी कर सकती है। तो ये भी एक इसमें पॉइंट आ रहा है। इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार राजस्व को बढ़ाना चाहती है और उस पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं पर करना चाहती है। सरकार ने 2021 और 2022 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। जो 1.75 लाख करोड़ सरकार इससे कमाएगी, और जो जुटाने की बात हो रही है ये सरकारी योजनाओं में ही लगाई जाएगी, लोगों के लिए लगाई जाएगी, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती उसके लिए लगाई जाएगी। साथ ही इसके मद्देनजर सरकार ने देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। तो जो भारत पेट्रोलियम में सरकार की हिस्सेदारी है वो भी सरकार बेच सकती है, जिससे कि और भी पैसा जुटाया जा सके और सरकारी योजनाओं में लगाया जा सके। निजीकरण का मुख्य तर्क यह है कि निजी कंपनियों के पास लागत में कटौती और अधिक कुशल होने के लिए लाभ प्रोत्साहन है। यदि आप सरकार द्वारा संचालित उद्योग प्रबंधकों के लिए काम करते हैं तो आमतौर पर किसी भी मुनाफे में हिस्सा नहीं लेते। देखिए, जब आप सरकारी संस्थानों में काम करते हैं तो आप कोई भी मुनाफे का हिस्सा नहीं बनते हैं। सरकार आपको टाइम से सैलरी देती है, पेंशन देती है, सब कुछ आपके पास आ रहा है, लेकिन कोई भी मुनाफा कमाने में आप उसमें भागीदारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक निजी फर्म में लाभ कमाने में रुचि रखती एक जो निजी फर्म होती है, जो निजी कंपनी होती है, प्राइवेट सेक्टर जिन्हें कहा जाता है, वो हमेशा लाभ कमाने में रुचि रखती है। तो इसी के चलते और इसलिए लागत में कटौती और कुशल होने की अधिक संभावना है। तो इसमें कटौती भी कम होगी और इसमें लाभ ज्यादा होगा, जिससे कि उसके जो कर्मचारी हैं उनको भी फायदा हो सकता है और कंपनियों को भी फायदा होगा। इससे नुकसान नहीं हो सकता और जो सरकारी योजनाएं होंगी देश में उसको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्हीं प्राइवेट सेक्टर के जरिए सरकार को भी पैसा जा रहा है। तो इससे सरकार का भी फायदा हो सकता है और देश में आगे जो उन्नति का काम सरकार करने की सोच रही है वो सरकार कर सकती है। बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जिन बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है उनके खाता धारकों को कोई नुकसान नहीं होगा। ग्राहकों को पहले की ही तरह बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी। मालूम हो कि इन चारों बैंकों में फिलहाल 2.22 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम कर्मचारी हैं, जिसके चलते निजीकरण करना आसान रहेगा वहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप एक सरकारी कर्मचारी होते हैं तो वहां पर जिस तरीके से काम होता है तो उसमें काफी ज्यादा ढील देखी जाती है। लेकिन जब भी इन्हीं सरकारी संस्थाओं में युवक काम करेंगे, हमारे युवा रहेंगे, तो वहां पर काम भी होगा, उन्नति भी होगी, लाभ भी होगा और उसमें आपका योगदान भी रहेगा प्रॉफिट दिलवाने का। तो इसलिए सरकार ने सोचा है कि क्यों ना हमारे देश के युवाओं को भी आगे बढ़ चढ़कर काम करने का मौका दिया जाए। इसलिए वो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर बनाने की बात कर रही है और इनका निजीकरण कर रही है, जिससे कि सरकारी योजनाएं हैं उनको और ज्यादा लाभ हो और सरकार के पास अगर पैसा आएगा तो सरकारी योजनाओं में और फंड जा सकेगा, जिससे कि देश के लोगों को ही, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है और जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। तो ये सब है इसका हिस्सा अगर निजीकरण हो जाता है। तो कई सारे लोगों को भड़काया जा रहा है निजीकरण के खिलाफ और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है देश की हर चीज बेच रही है और देश की हर चीज बिक जाएगी तो इससे देश का नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो निजीकरण का फैसला सरकार ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ देश की उन्नति के लिए ले रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इससे हमारे देश का ही फायदा होगा, युवाओं का फायदा होगा और आने वाले टाइम में और भी तमाम जो योजनाएं सरकार लाने की सोच रही है उन पर सोच विचार किया जाएगा और उन योजनाओं को देश में और भी लोगों तक, जो कि छोटे छोटे गांव और कस्बे होते हैं, वहां तक अगर योजनाएं नहीं पहुंच पा रही तो वहां तक इन सब चीजों को पहुंचाया जाएगा। बैंकिंग छोटे छोटे गांव कस्बों में लोग नहीं कर पाते हैं तो उन तक भी चीजें पहुंचाई जाएगी, उनको भी जानकारी होगी इसकी, जिससे कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, किसी के ऊपर उन्हें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सोचकर सरकार जो है बैंकों का निजीकरण कर रही है। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि ये लाभदायक होता है या फिर इससे लोगों को परेशानी होगी। लेकिन राकेश टिकैत को तो परेशानी पहले ही शुरू हो गई है और राकेश टिकैत इस पर भी एक आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस आंदोलन को वो और खींचे और जनता को परेशान
पहचान करें और अपना जो इनकी कमाई इस आंदोलन से हो रही है उसको जारी रखने के लिए राकेश टिकैत कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।